Principles of inheritance and variation. Clear class? Okay. Third disease is sickle cell anemia. Sickle cell anemia. लिखो इसके अंदर, इट इज ऑटोजोमल. अभी तक सेक्स लिंक पढ़ रहे थे, अभी ये है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट फ्रॉम योर साइड एवरीबॉडी, डिस्टर्बेंस होती है ऐसे. Okay, it is autosomal recessive disorder. It is controlled by single pair of allele, that is HBA and HBS. एस को हमने शो किया है सिकल सेल से, जो इन्फेक्टेड है वो है HBS और ये है HBA. अब ध्यान से समझो, पहली बात तो ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, तो ये जितना मेल्स के अंदर हो सकती है उतना ही ये फीमेल्स के अंदर भी हो सकती है. देयर इज नो परसेंटेज क्राइटेरिया, 50-50 का रहेगा. बिल्कुल समझ आ रही है बात? यदि 2 मेल्स को हो सकती है तो 2 फीमेल के भी हो जाएगी, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड है ही नहीं. सेक्स को आपने इसमें डिस्टिंग्विश करना ही नहीं है कि भाई फीमेल में कितना होगा, मेल में कितना होगा, दोनों में इक्वल रहेगा. नंबर 1. दूसरी बात मैं बोल रही हूं कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है किसी ऑटोजोमल. देखो समझो बात को, आपके जो क्रोमोसोम पेयर्स हैं उसके अंदर 22 पेयर रहते हैं ऑटोजोमल, और एक पेयर रहता है आपका सेक्स क्रोमोसोम का. तो जो 22 क्रोमोसोम है उनमें से ही एक क्रोमोसोम के ऊपर ये जो आपकी डिजीज का सिम्टम है, जीन जो है वहां पर लोकेटेड है. अब कंडीशन क्या होगी, एक पर्सन के अंदर HBA जीन है, तो वो ना तो कैरियर है ना इन्फेक्टेड है, नॉर्मल पर्सन है. जीन आ जाए HBA HBS, इट्स अ कैरियर ओनली, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है ये. HBS HBS, then it will be infected one with the sickle cell anemia. अब इसके अंदर होता क्या है सिकल सेल एनीमिया के अंदर, ध्यान से समझो. जो आपकी आरबीसीज रहती हैं उनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है दैट इज आइदर बाइकॉनकेव और ओवल, हम बोल देते हैं उसको. लेकिन सिकल सेल के अंदर क्या होता है, जो आपका आरबीसी का स्ट्रक्चर है वो आपका बाइकॉनकेव से सिकल शेप्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया, और ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड नहीं कर पाता. अब ऑक्सीजन जब आरबीसी के अंदर बाउंड नहीं कर पा रहा हीमोग्लोबिन के साथ, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. समझ आ रही है बात? तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन प्रोड्यूस हो जाता है, GUG की जगह GAG आ जाता है. पॉइंट म्यूटेशन यहां पर हमने बोला है. क्लियर? सब्स्टिट्यूशन हो चुका है यहां पर. इज इट क्लियर क्लास? सो क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बनना शुरू हो गया, वेलाइन, और जिसकी वजह से आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है, सिकल शेप. अभी प्रेजेंट कहां होता है, एट द 6th पोजीशन. 6th पोजीशन पे जब यू की जगह ए आ जाए तो क्या हो जाता है, ग्लूटामिक की जगह क्या बनना शुरू हो जाता है, वेलाइन, जिसकी वजह से आरबीसी का जो शेप है वो हो जाता है सिकल शेप, और ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाउंड नहीं कर सकता. एनी कंफ्यूजन क्लास? नेक्स्ट डिसऑर्डर इज फिनाइलकीटोन्यूरिया. कल भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया था. फिनाइलकीटोन्यूरिया. इट्स अ इनबॉर्न, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले ही उसको ये डिसऑर्डर होता है अपने पेरेंट्स से. इनबॉर्न एरर इन metabolism, and it is a autosomal recessive disorder.
अगेन जैसे सिकल सेल एनीमिया था उसी की तरह से ये भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब होता क्या है, कल भी बताया था आपको इसके बारे में, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम। फिनाइलकीटोन्यूरिया यानी कि पीकेयू पर्संस के अंदर फिनाइल एलेनिन को जो एंजाइम टायरोसिन में चेंज करता है, एक एंजाइम जो है वो यहां प्रेजेंट होता है नॉर्मल पर्सन के अंदर, नॉर्मल पर्सन की मैं बात कर रही हूं, हम सबके अंदर फिनाइल एलेनिन को चेंज करने के लिए टायरोसिन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको कोई ना कोई जीन कोड कर रही होती है। सो देयर इज अ जीन प्रेजेंट दैट इज कोडिंग फॉर एन एंजाइम। वो एंजाइम हमारी बॉडी में जितना भी फिनाइल एलेनिन बनता है उसको चेंज करती है टायरोसिन में। क्लियर, नंबर 1। और ये टायरोसिन ही रिस्पॉन्सिबल है मेलेटोनिन के लिए, जो कि किसको देखता है, पिगमेंटेशन को देखता है। बॉडी में पिगमेंटेशन जो है वो सही रहे, ये कौन देखेगा, मेलेटोनिन। हेयर का पिगमेंटेशन, स्किन का पिगमेंटेशन, कई बार क्या होता है कि वक्त से पहले आपके बाल जो है सफेद हो जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, या आपकी बॉडी पे व्हाइट पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रीजन, राइट। सो अब यहां पर पीकेयू के अंदर क्या होता है, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज करने के लिए जो एंजाइम हमें प्रेजेंट है और उस एंजाइम को जो जीन कोड करती है, वो जीन जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती, तो हम फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज के शिकार होते हैं, पीकेयू हमें होता है। अब होगा क्या, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो रहा, टायरोसिन नहीं है तो मेलेटोनिन नहीं है, और जब फिनाइल एलेनिन आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होना शुरू हो जाए, then your neuron system will be damaged and you will be mentally retarded। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनो, क्योंकि बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन इकट्ठा होता जा रहा है, एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर हो गई है न्यूरल डिजेनरेशन, दैट इज मेंटली रिटार्डेशन। फर्स्ट वन, टायरोसिन नहीं है, और टायरोसिन नहीं है तो मेलेटोनिन प्रॉपर्ली नहीं बन रहा, सो देयर विल बी नो पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन जो है वो आपकी खराब हो चुकी है, आपके हेयर्स पे पिगमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं होगी, आपकी बॉडी पे पिगमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं होगी। सो एक ही डिजीज ने, एक ही जीन की वजह से बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। क्लियर, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच पैरामीटर, किसका एग्जांपल दोगे आप इसको, प्लियोट्रॉपी का। क्लियर है क्लास, एनी कंफ्यूजन बेटा? Take a screenshot now। डिजीज में से 101% 3 या 4 मार्क्स का बोर्ड के अंदर देखा जाता है, तो इन डिजीज को देखो इजी भी है, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं आती याद करने में, तो अच्छे से इसको याद करोगे। 3 से 4 नंबर का बोर्ड के अंदर आपको आराम से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, थैलेसीमिया। नेक्स्ट genetic disorder is thalassemia। Thalassemia, it is also an autosomal recessive disorder। It could be due to mutation, और हम डिलीशन भी बोल सकते हैं, जीन जो है वो डिलीट हो चुकी है, म्यूटेट हो चुकी है, एक जीन की जगह कुछ और जो है कोडॉन्स जो है आपके बदल चुके हैं, इसकी वजह से आपको थैलेसीमिया होता है। नेक्स्ट राइट डाउन, थैलेसीमिया जो है इट इज ऑफ 2 काइंड, अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया। ध्यान से सुनो, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन्स पढ़ते हो आप, प्रोटीन्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर
दो अल्फा और दो बीटा स्ट्रक्चर होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, दो अल्फा चेन होती है और दो बीटा चेन होती है, ध्यान से समझो। थैलासेमिया के अंदर क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन की इन चेन्स को बनाता है, देखो ये जो चेन्स है इनके लिए कोई ना कोई कोडॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जिसकी वजह से ये अमीनो एसिड्स, ये प्रोटीन्स बने आपके, समझ आ रही बात। और कोडॉन्स में कोई ना कोई डिलीशन, कोई ना कोई म्यूटेशन हो चुका है जिसकी वजह से हो सकता है ये चेन इन्फेक्टेड हो, या फिर इस चेन में प्रॉपरली ये ना बन पा रही हो, या फिर ये ना बन पा रही हो, या फिर ये ना बन पा रही हो। हम इसको नाम दे लेते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। ध्यान से समझना, इफ हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन में कोई डिस्टर्बेंस है, अल्फा चेन प्रॉपरली नहीं बन पा रही, अल्फा में से हो सकता है एक इन्फेक्टेड हो या दो यहां पे इन्फेक्टेड हो, तो जिसमें अल्फा चेन डिस्टर्ब्ड होगी उसको आप बोलोगे अल्फा थैलेसेमिया। जहां पर बीटा चेन डिस्टर्ब्ड होंगी उसको आप बोलोगे बीटा थैलेसेमिया। अब अल्फा और बीटा के अंदर भी डिफरेंस कर सकते हो सकता है अल्फा की सिर्फ एक चेन डिस्टर्ब्ड है, एक चेन प्रॉपर्ली नहीं बन पा रही, या हो सकता है अल्फा 1, अल्फा 2 दोनों ना बन पाए। ऐसे बीटा के अंदर है, बीटा के अंदर हो सकता है एक ना बन पाए, और ये भी कंडीशन है कि बीटा 1, बीटा 2 दोनों चेन प्रॉपर्ली ना बन पाए। तो थैलेसेमिया कितनी ज्यादा प्रोब्लेमेटिक है वो डिपेंड होगा हाउ मेनी चेन्स आउट ऑफ द 4 चेन्स आर इन्फेक्टेड और डिस्टर्ब्ड, आर नॉट फॉर्मिंग अल्फा। हीमोग्लोबिन में 4 चीजें हैं, आपको पता है एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके पास 4 तरह की चेन्स हैं और हर एक चेन के पास एक ऑक्सीजन बाउंड कर सकता है। अब अल्फा चेन नहीं है तो ये ऑक्सीजन को नहीं कैरी कर पाएगी, अल्फा 2 भी नहीं है तो ये भी नहीं कैरी कर पाएगी, तो उतना ही ज्यादा बाइंडिंग की प्रॉब्लम आएगी। बीटा भी नहीं है तो और दिक्कत है, बीटा 2 भी नहीं है तो और दिक्कत है। तो हाउ मेनी चेन्स आर ऑल्टर्ड हेयर और आर नॉट फॉर्मिंग हेयर, वो आपको बताएगी कि कितनी सिवियरिटी के साथ आप थैलेसेमिया के अंदर हो। अल्फा चेन जब इन्फेक्टेड होती है तो फिर भी बंदा जो है सर्वाइव कर जाता है, लेकिन व्हेन बीटा चेन्स आर इन्फेक्टेड आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे खतरनाक कौन सा है, बीटा थैलेसेमिया, एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन आर इन्फेक्टेड और आर नॉट फॉर्मिंग प्रॉपरली, गिव्स द आइडिया ऑफ how severity is there in thalassemia. Is it clear, class? Is it clear or should I repeat? Clear, ma'am. Okay. अब अल्फा थैलेसेमिया की जीन्स कहां लोकेट करती हैं, बीटा की कहां है, वो भी आपको याद करना है। इट इज गिवन इन एनसीईआरटी ओनली। देखो, इट इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करके रखता है इसको, इट इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स, दैट इज HbA1 एंड HbA2, और ये दोनों जीन आपको किस क्रोमोसोम पे मिलती हैं, क्रोमोसोम नंबर 16। याद रखने वाली बात है ये, क्रोमोसोम नंबर 16। बीटा थैलेसेमिया की मैं बात करूं, इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन ओनली, सिंगल जीन ओनली, दैट इज HbB, और इट इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ये आप याद रखोगे। अब मैं बार बार बोल रही हूं कि जो थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया है, ये ज्यादा खतरनाक है। क्यों ऐसा बोल रही हूं, समझो ध्यान से। अल्फा थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स, HbA1, HbA2। HbA1 जीन प्रेजेंट हमारी बॉडी में नहीं है या वहां पे म्यूटेशन आ चुकी है तो अल्फा चेन नहीं बनेगी, समझ आ रही, अल्फा 1 नहीं बनेगी। और HbA2 जीन इन्फेक्टेड है तो आपकी अल्फा 2 चेन नहीं बनेगी। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा 1 प्रिपरेशन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा 2। और म्यूटेशन जो ना जरूरी नहीं होती कि दोनों जीन्स के अंदर हो। अब यहाँ पे HbA1 यदि आपकी नहीं प्रॉपरली बन पा रही तो सिर्फ एक ही चेन को डिस्टर्ब करेगी,
HBA2 नहीं अच्छे से बन पाती तो सिर्फ एक चेन को डिस्टर्ब करिए, लेकिन यहां पर क्या होता है, HBB ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये β1 के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और ये β2 के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और अब HBB की सीक्वेंस आपकी प्रॉपरली नहीं है, बीटा चेन ना तो आपकी 1 वाली बन पाएगी ना आपकी 2 वाली बन पाएगी, एक ही जीन से दो चेन्स जो है यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से बीटा जो मॉलिक्यूल है वो प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। इसीलिए बीटा थैलेसीमिया इज मोर सिविरिटी, इज विद मोर सिविरिटी। जिनको बीटा थैलेसीमिया होता है उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। क्लियर क्लास? एनी कंफ्यूजन बेटा? और ये जो है क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल ध्यान रखना, केस बेस्ड स्टडीज में पूछ लिया जाता है। देखो केस बेस्ड स्टडीज में क्या होता है, आपको पैराग्राफ तो दे दिए लेकिन कभी भी आंसर वहां से आपको नहीं मिलेंगे, आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जो अल्फा थैलेसीमिया है उसका क्रोमोसोम नंबर 16 एंड बीटा थैलेसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम नंबर 11। जीन्स कहां लोकेट है, HBA1 HBA2 कहां लोकेट है, 16 क्रोमोसोम पे। HBB कहां लोकेट है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। एनी कंफ्यूजन क्लास? यस। So this is all about the genetic disorders और we can say Mendelian disorder। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, Mendelian disorder, सिर्फ एक सिंगल जीन की वजह से जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं वो आपने पढ़े। सबसे पहले आपने पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद थैलेसेमिया पढ़ लिया, उसके अलावा आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, ठीक है। सो 3-4 डिसऑर्डर्स जो है आप कर चुके हो, उनको ध्यान से करके जाना। नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। नंबर 2 इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ध्यान से सुनोगे। क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो बेसिकली मियोसिस जब होती है ना, गैमेट्स जब आपके फॉर्म होते हैं उस टाइम पे रिकॉम्बिनेशन नाम की एक प्रोसेस है। क्रोमोसोम एक दूसरे, मानो ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के ऊपर दूसरा क्रोमोसोम आता है ताकि अपनी जीन्स जो है वो एक्सचेंज कर सके। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट जो है, स्ट्रैंड जो है वो इसके साथ जीन एक्सचेंज करेगा और ये वाला इसके साथ जीन एक्सचेंज करेगा। इस तरह से ये इसके साथ जीन एक्सचेंज करेगा और ये वाला इसके साथ जीन एक्सचेंज करेगा। अब जीन एक्सचेंज करने के बाद जो ये सेपरेशन है ये कई बार नहीं हो पाता और दोनों के दोनों क्रोमोसोम ये गैमेट्स में चले जाते हैं। अदरवाइज जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि एक फादर से मिला एक मदर से मिला, दोनों पास तो जरूर आते हैं लेकिन जीन एक्सचेंज के बाद, रिकॉम्बिनेशन के बाद इनको दोबारा से अलग होना होता है और एक गैमेट में एक ही क्रोमोसोम एक पेयर का जाता है एक गैमेट के अंदर। कभी कभार क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो जब ये रिकॉम्बिनेशन हुआ, काइज़ोमेटा बना, तो ये प्रॉपर्ली अलग हो ही नहीं पाता, तो ये क्रोमोसोम दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक गैमेट में चले जाए तो क्या होगा, 23 क्रोमोसोम होने चाहिए आपके एक गैमेट के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब आप बात करते हो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसकी बात कर रही हूँ, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। तो गैमेट्स के अंदर ह्यूमंस की मैं बात करूं 23 क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा एक गैमेट में चला गया तो वहां पर हो गए हैं 24 और एक के अंदर एक कम हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा गया है तो एक ना एक के अंदर कमी भी होगी तो वहां पे रहेंगे 22। सो इसकी वजह से देखो एक पेयर में हर क्रोमोसोम का हमारे पास डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर 2n कंडीशन रहती है, यही होता है 2n कंडीशन वी आर हैविंग। अब जो ये क्रोमोसोम्स हैं पेयर में प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे हमारे पास 23 पेयर्स हैं। 22 तो ऑटोसोमल और एक पेयर रहता है सेक्स का। तो हमने बेसिकली बोला कि क्रोमोसोम के पेयर कितने हैं, 23 पेयर हैं। पेयर हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46, डबल कर लिया हमने। अब जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, मतलब ये आपका डिप्लॉयड सेल है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि स्पर्मेटोगोनिया या ओगोनियम है ये, जो कि डिप्लॉयड रहता है। क्या रहता है, डिप्लॉयड। अब इस स्पर्मेटोगोनिया से या फिर ओगोनिया से मियोसिस होके बनने होते हैं गैमेट्स। समझो ध्यान से। अब जो ये 23 पेयर्स हैं, क्योंकि देखो सेम क्रोमोसोम का एक और क्रोमोसोम होता है हमारे पास, एक आता है मदर से और दूसरा आता है फादर से, सबके अंदर ऐसा होता है। और जब आपके गैमेट्स बन रहे होते हैं तो फादर वाला क्रोमोसोम मदर वाले क्रोमोसोम ये दोनों पास आते हैं, जीन एक्सचेंज करते हैं और फिर दूर जाते हैं और गैमेट्स में चले जाते हैं। यानी कि इस तरह के 23 क्रोमोसोम एक गैमेट के अंदर और इस तरह के 23 क्रोमोसोम एक गैमेट के अंदर। क्लियर क्लास? अब होगा क्या,
क्रोमोसोम पास तो आए, लेकिन 23 में से कोई भी एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, कितने में भी हो सकता है, बेसिकली एक की हम बात करेंगे यहाँ पे, कोई भी एक पेयर जो है पास तो आया लेकिन वो दूर नहीं हुआ, मियोसिस में हुई गड़बड़, तो अब क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहां चला जाएगा। 23 प्लस 1 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे एक ज्यादा है तो यहाँ पे रहेगा एक कम, यानी कि ये कितने हो गए, 22 क्रोमोसोम। क्लियर? तो एक में आ गए 23 क्रोमोसोम और एक में आ गए 22 क्रोमोसोम। मतलब क्या है इस बात का कि कोई ना कोई पेयर, उसमें गैमेट के अंदर दो हैं, कितने हैं, दो। अब ये गैमेट जब दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज होगा, नॉर्मल वाले गैमेट के साथ, क्योंकि हर एक का एक पेयर प्रेजेंट है, तो एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 3 क्रोमोसोम। समझ आ रही है बात? तो इसको बोलते हो ट्राइसोमी। क्या बोलोगे, ट्राइसोमी। और एक ऐसा भी होगा जिसके अंदर एक क्रोमोसोम कम है, अब ये फ्यूज करेगा नॉर्मल के साथ जिसके अंदर 23 है, 23 प्लस 22 इट विल बी 45 क्रोमोसोम। 46 होना चाहिए था लेकिन 45 हो गए, यानी कि कोई ना कोई बेचारा पेयर एक अकेला है। 22 तो पेयर हो गए, 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम बेचारा अकेला है, तो उसको बोलते हो आप मोनोसोमी। और जहां पे एक्स्ट्रा यानी कि 47 चले गए हैं, पेयर बनाओगे तो कितने बनेंगे, 23 पेयर, यानी कि 46 क्रोमोसोम तो यहां हो गए और एक क्रोमोसोम और है, एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को बोलते हो ट्राइसोमी। कोई ना कोई एक क्रोमोसोम जो है उसके 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वो पेयर में नहीं है, वो ट्रिप्लॉइड फॉर्म में हो। किस फॉर्म में, ट्रिप्लॉइड फॉर्म में। तो ट्रिप्लॉइड फॉर्म को आप बोलते हो ट्राइसोमी और सिंगल को आप बोलते हो मोनोसोमी। एनी कंफ्यूजन क्लास? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है, सीबीएसई के लिए भी, नीट के लिए भी। सीबीएसई की मैं बात करूं, क्वेश्चन 2-3 सैंपल पेपर में रिपीट हुआ है। सीबीएसई के जो प्रैक्टिस पेपर्स आए हैं उसके अंदर भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस का कारण क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, रीजंस क्या है, ड्यू टू द मियोसिस फेलियर। मियोसिस प्रॉपरली नहीं हो पाती वहां पे। टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट। ये सिर्फ समझाने के लिए था, बेसिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अब हमने स्टार्ट कर लिया है। शुड आई रिपीट इट? परम, पंचम, कुशल, समझ आया बेटा? यस मैम। ओके, अब इसके अंदर आपने पढ़ना क्या है, नंबर 1, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर। सबसे पहले लिखोगे इट इज कोज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। एक ज्यादा आ गया, एक कम आ गया, या फिर एबनॉर्मली अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम, तो इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोम्स में दिक्कत है। रीजन क्या है, रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इट इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। समझ तो लिया, लेकिन बोर्ड्स में लिख के क्या होगी, ये लाइन एज इट इज आपने लिख के आनी है। क्रोमेटिड्स का जो है सेग्रीगेशन फेलियर हो चुका है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्टिंग इन गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। जब एक सिंगल क्रोमोसोम, ध्यान से सुनो बात को, एक सिंगल क्रोमोसोम ज्यादा या कम हो जाता है, द कंडीशन इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी। कई बार क्या होता है बेटा, एक पूरा का पूरा पेयर ही एक्स्ट्रा है। देखो, सिंगल क्रोमोसोम ज्यादा कम हो तो बोलोगे एन्यूप्लॉइडी, पेयर में कम हो ज्यादा हो तो क्या बोलोगे, पॉलीप्लॉइडी। लिखो, राइट डाउन।
नेक्स्ट लिखेंगे फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस प्रॉपर्ली नहीं हुई, कैरियोकाइनेसिस हो गई लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती, तो सिंसेशियल कंडीशन आ जाती है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन आ जाती है। सेल के अंदर जो आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, वो ज्यादा हो जाते हैं, उस कंडीशन को आप बोलते हो पॉलीप्लॉइडी। लिखो फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज, आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन results in an increase in a whole set of chromosome, in a whole set of chromosomes in an organism is known as पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी ज्यादातर देखी जाती है प्लांट्स के केस में, एनिमल्स में नहीं होती है। किसमें होगी? प्लांट्स के केस में। पूछ लिया जाता है कि पॉलीप्लॉइडी किसके केस में होती है? प्लांट्स के केस में। क्लियर? डन। नेक्स्ट, अब डिसऑर्डर्स कौन कौन से आपने पढ़ने हैं। डिसऑर्डर नंबर 1 डाउन सिंड्रोम। नंबर 1 डाउन सिंड्रोम। इसको पहली बार डाउन नहीं देखा था, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया? डाउन सिंड्रोम। राइट डाउन। इट इज अ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। जो आपका ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, 21st जो क्रोमोसोम है, उसमें पेयर की जगह यानी कि 2n की जगह 3n कंडीशन आ चुकी है, एक क्रोमोसोम आपका एक्स्ट्रा आ चुका है। क्लियर? और फर्स्ट डिस्क्राइब किया था इसको किसने? लैंगडन डाउन ने, और इन्हीं के ऊपर इनका नाम रख दिया, डाउन ले लिया हमने, उसको बोला हमने डाउन सिंड्रोम। कब देखा था? 1866 के अंदर। ईयर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सिम्टम क्या है इसमें? जो आपका फेस है वो राउंड हो जाता है, फरोड जो है टंग हो जाती है, पाम जो है वो ज्यादा क्रीज हो जाती है। तो ये कुछ जो है सिम्टम्स है। शॉर्ट स्ट्रेचर्ड हो जाओगे, ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स है। सिम्टम्स आ जाते हैं सीबीएसई एग्जाम के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट स्ट्रेचर्ड, स्मॉल राउंड हेड, फर्रोड टंग, पार्शली ओपन माउथ, उसके अलावा यहां लिख रही हूं मैं, palm is broad with more crease, बहुत सारी क्रीज आ जाती हैं। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू कम होता है बच्चे का। सो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ अ डाउन सिंड्रोम चाइल्ड। क्या लिखा हमने? स्मॉल राउंड हेड है, राउंड हेड होगा, छोटा हेड होगा, टंग में फरोज है, माउथ जो है थोड़ा सा ओपन रहता है, पाम में क्रीज ज्यादा है, ब्रॉड पाम है, फिजिकल साइकोमोटर मेंटल रिटार्डेड जो है बच्चा वो होने वाला है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। एनी कंफ्यूजन क्लास? नेक्स्ट, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट।
साइको मोटर बेटा फिजिकल, मतलब चलने फिरने में दिक्कत है, बैठने उठने में दिक्कत है बच्चे को। साइको मोटर, साइको मतलब फिजिकल, और मोटर मतलब जो उसकी न्यूरॉन्स वगैरह होती हैं वो डैमेज रहती है। साइकोलॉजी भी उसकी डिस्टर्ब रहती है यहाँ पे, फिजियोलॉजी साइकोलॉजी दोनों डिस्टर्ब रहती है। क्लियर? मतलब इमोशंस जो है बच्चे के वो भी नहीं रहते। नेक्स्ट टर्नर्स सिंड्रोम, उससे पहले क्लिनफिल्टर्स कर लो। नंबर 2 इज क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम। इसके अंदर भी ट्राइसोमी हुई है, यानी कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम डिजीज है ये, XXY कंडीशन यहां पे आ जाती है। ठीक है, लिखो इसके अंदर होगा क्या। ओवरऑल तो बेटा मस्कुलाइन रहता है, ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट बट गायनेकोमास्टिया इज ऑल्सो सीन। गायनेकोमास्टिया इज व्हाट, जिसके अंदर मेल है लेकिन फीमेल कैरेक्टर शो होने शुरू हो जाए, लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाए मेल्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। क्लियर? सो बेसिकली तो देखो XY है तो मेल है, बट फीमेल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो सीन इन क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम। और ऐसे इंडिविजुअल्स रहते हैं स्टेराइल, इतना याद रखना है। राइट? नेक्स्ट जो आपका रहेगा थर्ड वन, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम, इसके अंदर कंडीशन रहेगी 45 क्रोमोसोम वाली। सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही रहता है और एक रहेगा यहां पे एब्सेंट। राइट? देयर इज नो अदर sex chromosome, only one sex chromosome is there. Clear? लिखो only one X chromosome, only one X chromosome, इसको हम बोलते हैं X नॉट कंडीशन। ये जो अब देखो यहां पे थे ये मेल्स, लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स थे, यहां पे रहेंगी फीमेल्स, दे आर फीमेल्स विद रूडिमेंट्री ओवरीज, rudimentary ovaries, और ऐसी फीमेल्स होती हैं स्टेराइल, दे कैन नॉट बी फर्टाइल, दे कैन नॉट गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड, दे आर स्टेराइल। क्लियर? एंड ऑल्सो लैक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो भी फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रहते हैं प्यूबर्टी पे, जो आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं फीमेल्स के अंदर, वो यहाँ पे दिखाई नहीं देते। मतलब एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट नहीं होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट नहीं होगा, ये जो भी आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, वॉइस का जो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, तो हाई पिच वॉइस होती है गर्ल्स की, तो वो यहाँ पे नहीं रहेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है कहीं ना कहीं कमी होगी। एक ही क्रोमोसोम है यहाँ पे, दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है वो यहाँ पर नहीं रहता। क्लियर क्लास? इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें हैं थोड़ी सी, वो मैं आपको बता दूं। पेडिग्री एनालिसिस के अंदर आपके 2 पेडिग्री चार्ट आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, वो भी हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आप टेक अ स्क्रीनशॉट। पहला जो पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है दैट इज ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, दूसरा जो है दैट इज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। दोनों का आपको बनाना आना चाहिए। पहला किसका है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का। सो वी विल राइट पेडिग्री एनालिसिस ऑफ नंबर 1 मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था इस पे कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है कैसा डिसऑर्डर है। इट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। कैसा है? ऑटोजोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट है तो बेटा एक भी जीन इन्फेक्टेड है आपकी
तो आपको डिजीज हो जाएगी। रिसेसिव में फिर भी आप बचे रहते हो, एक जीन यानी एक क्रोमोसोम इन्फेक्टेड है, एक जीन इन्फेक्टेड है और दूसरी सही है, तो आपको डिजीज नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक भी जीन इन्फेक्टेड होगी तो यू विल गेट द मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। अब इसके अंदर इसका बनाना है पेडिग्री चार्ट। एक जो है वो इन्फेक्टेड है, यानी फीमेल जो है मैंने यहाँ पे इन्फेक्टेड बनाई है, रेड कलर से आपको मिलेगा यहाँ पे, और जो मेल है दैट इज नॉर्मल। इनकी प्रोजेनी बना के दिखाई हुई है। गर्ल चाइल्ड जो कि नॉट इन्फेक्टेड, नॉट अ कैरियर, बॉय इन्फेक्टेड शो किया हुआ है रेड कलर से। उसके बाद एक और बेबी है जो कि नॉर्मल है और इसने एक नॉर्मल गर्ल के साथ शादी की और बच्चे जो है इनके आए नॉर्मल। टू गर्ल चाइल्ड एंड वन बॉय। उसके बाद दूसरी जो गर्ल है दैट इज इन्फेक्टेड वन, ही मैरिड विद द नॉर्मल हस्बैंड। इनकी जो प्रोजेनी आई उसके अंदर गर्ल चाइल्ड इज इन्फेक्टेड एंड द बॉय इज नॉट इन्फेक्टेड। समझो बात को। देखो सबसे पहली बात तो गर्ल बॉय का कंक्लूजन हमने देना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और ऑटोसोमल डिसऑर्डर में सेक्स लिंक्ड बातें हम नहीं करते, मेल फीमेल की हम बातें नहीं कर सकते। समझो बात को। ये फीमेल है जो इन्फेक्टेड है, ये मेल है जो कि नॉट इन्फेक्टेड है, तो इनके बच्चों में ट्रांसफर होने के डिजीज के चांसेस होते हैं 50-50%। दे आर हैविंग 4 किड्स, 1 2 3 4। इनके खुद के 4 बच्चे थे जिसमें से 2 इन्फेक्टेड थे। दोनों लड़के भी हो सकते थे, दोनों लड़कियां भी हो सकती थी, जरूरी नहीं है। हो सकता था सारे के सारे सही हो और सारे के सारे इन्फेक्टेड हो, ऐसा भी कंडीशन आ सकती थी। सो क्योंकि जो है ये सेक्स लिंक नहीं है, समझो बात को, इट इज अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ पे आपको गर्ल बॉय का कंसेप्ट जो है वो देना ही नहीं है। क्लियर क्लास? नाउ व्हेन ही मैरिड अ नॉर्मल गर्ल, सभी बच्चे सही क्योंकि खुद भी नॉर्मल था। समझो बात को। ऑटोसोमल डिसऑर्डर होने का क्या है, यहाँ पर एक भी जीन इन्फेक्टेड होती तो ये इन्फेक्टेड होता, लेकिन ये है प्योरली होमोजाइगस और जो कि जिसके अंदर इन्फेक्टेड जीन है ही नहीं, तो बच्चे भी जो है वो सारे के सारे नॉट इन्फेक्टेड होंगे। एक भी पेरेंट इन्फेक्टेड हो तो उनके बच्चे जो है इन्फेक्टेड होने के चांसेस 100% तो रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर? दे कैन बी इन्फेक्टेड, दे कैन बी नॉट इन्फेक्टेड। समझो बात को। और वो भी कब होगा? फॉर एग्जाम्पल शी वॉज अ गर्ल, इसमें एक भी जीन डोमिनेंट, क्योंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये, एक भी जीन इन्फेक्टेड होते शी विल बी इन्फेक्टेड। इसमें दोनों जीन इन्फेक्टेड होती तो सारे के सारे बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं। सारे बच्चे इन्फेक्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या है? शी वॉज हैविंग ओनली ऑन 1 जीन इन्फेक्टेड, बीइंग इन्फेक्टेड। दोनों जीन इन्फेक्टेड होती तो सभी बच्चे क्या होते? इन्फेक्टेड होते, क्योंकि एक क्रोमोसोम तो मदर से जाएगा ही जाएगा और एक भी क्रोमोसोम मदर से गया तो सारे के सारे बच्चे इन्फेक्टेड होते। इफ इट इज हैविंग द डिजीज इन्फेक्टेड लिंक्ड, जो आपका जीन है दोनों पे क्रोमोसोम पे होता, बट यहाँ पर एक पे ही रहा होगा, तभी आधे बच्चे जो हैं वो नॉट इन्फेक्टेड हैं और आधे बच्चे जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं। इज इट क्लियर क्लास? ऐसे क्वेश्चन जो है केस बेस्ड स्टडीज में आ सकते हैं आपके। एनी कंफ्यूजन? टेक अ स्क्रीनशॉट देन। Next is of sickle cell anemia. Pedigree analysis of sickle cell anemia. Sickle cell anemia was also autosomal recessive disorder. कौन सा डिसऑर्डर था ये? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जो आपकी बुक के अंदर पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, इट इज ऑफ दिस काइंड, रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो एक पेरेंट इन्फेक्टेड है तभी बच्चों के अंदर इन्फेक्शन होगी, लेकिन रिसेसिव डिसऑर्डर है तो बात याद रखना, पेरेंट्स के अंदर इन्फेक्शन शो नहीं हो रहा, अफेक्टेड नहीं है, बट दे कैन बी कैरियर, तभी इनके बच्चों के अंदर इन्फेक्शन जो है जा सकता है। नॉर्मल बॉय, इन्फेक्टेड बॉय, अफेक्टेड बॉय बोलना चाहिए मुझे यहां पे। उसके बाद नॉर्मल गर्ल, अफेक्टेड गर्ल, नॉर्मल बॉय, ये इन्फेक्टेड है।
उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि जो नॉर्मल वाली गर्ल है, शी मैरिड अ नॉर्मल हस्बैंड एंड देयर प्रोजेनी आर ऑल्सो इन्फेक्टेड। बॉय इन्फेक्टेड है और 2 बच्चे जो है इनके नॉर्मल हैं। क्लियर? सो ये क्या बताना चाह रहा है, समझो बात को। रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक भी बच्चे में डिसऑर्डर आ जाए, देखो गर्ल बॉय की तो बात करो ही ना यहाँ पे, अब बच्चे लो सिर्फ 1 2 3 4 5 चाइल्ड थे इनके, जिसके अंदर 2 आर इन्फेक्टेड, और इन्फेक्टेड होने का मतलब है द पेरेंट्स आर बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, ऐसा होगा। सिकल सेल एनीमिया क्या है? रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो बच्चे इन्फेक्टेड होने का मतलब है कि दोनों जीन इन्फेक्टेड आएंगी तभी उनके अंदर डिसऑर्डर होगा। क्लियर? अब जो फीमेल इन्फेक्टेड कैसे हो सकती है? एक्स आ जाए और यहां से एक्स आ जाए, लेकिन फादर तो इन्फेक्टेड है ही नहीं, सो ये कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। कंडीशन सिर्फ बॉयज के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो फादर है उनके अंदर, बॉय के अंदर वाई क्रोमोसोम जाएगा और मदर से जाता है एक्स डैश, और ये क्योंकि एक ही क्रोमोसोम एक्स है तो इसको होगा डिसऑर्डर। इसी तरह से आगे हो सकता है। सो बॉयज कैन बी इन्फेक्टेड हियर। क्लियर क्लास? एनी कंफ्यूजन? एनसीईआरटी बुक से इनको देख लेना एक बार। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, सम अप करेंगे बस इस चैप्टर को। दिस वाज द लास्ट टॉपिक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको लिखवाना चाहूंगी। राइट डाउन दीज पॉइंट्स, लिखो। नंबर 1, टीएच मॉर्गन पे लिख रहे हैं हम पॉइंट। टीएच मॉर्गन ने क्या किया था? ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई पे काम किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी को दिया था ऑन फ्रूट फ्लाई। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के टीएच मॉर्गन ने ही दिए थे। फाउंड दैट इन ड्रोसोफिला, the genes for yellow body and white eye were tightly linked and showed 1.3% recombination, while white eye and miniature wing, छोटे विंग्स की हम बात कर रहे हैं, showed 37.2% रिकॉम्बिनेशन, यानी कि ये लूजली लिंक्ड होंगी। जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा लिंकेज कम होती है। उसके बाद एक और पॉइंट लिखोगे इंपॉर्टेंट, इन हनी बी, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस, they do not have their father, ये लिखवा चुकी हूं वैसे तो मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। they do not have their father, thus cannot have sons, but have grandfather and grandsons। डन। उसके बाद लिखोगे सिस्टोसिस फाइब्रोसिस के बारे में।
सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, पता होना चाहिए आपको कैसी डिजीज है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये सारा का सारा एनसीईआरटी में गिवन है, हम कहीं ना कहीं चीजों को स्किप कर जाते हैं, लेकिन हमें स्किप नहीं करना, क्वेश्चन आ जाएगा यहां से। रिसेसिव डिसऑर्डर, क्लियर। सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसा डिसऑर्डर है, इट्स अ रिसेसिव डिसऑर्डर, याद रखना इस बात को, क्लियर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और ये। उसके बाद लिखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स can be easily studied with the help of karyotype। karyotype मतलब क्रोमोसोम्स का चार्ट, जो आपको मैंने पेपर 1 दिया था, ठीक है, लेवल सीरीज का जो फर्स्ट पेपर आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, टेस्ट जो हमने लिया है, उसके अंदर भी एक क्रोमोसोम्स का जो कैरियोटाइप है वो दिया हुआ था, जिसके अंदर आपको बताना था उस कैरियोटाइप को देख के कि कौन से डिजीज को शो कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। कैरियोटाइप को आप ध्यान से देखोगे, वहां पे आपको या तो 21st क्रोमोसोम, उसमें ट्राइसोमी होगी तो आपको पता लग जाएगा कौन सा सिंड्रोम है वो, या मोनोसोमी दी होगी किसकी, एक्स या वाई की, है ना। तो ध्यान से देखोगे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है या डाउन सिंड्रोम है। इन तीनों सिंड्रोम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कैरियोटाइप को लेके। पूरा चार्ट दिया हुआ है, क्रोमोसोम्स को पहचानो, किस क्रोमोसोम में गड़बड़ है, सारे के सारे, अदरवाइज 1 से लेके 23 के 23 पेयर में होने चाहिए, कहीं भी गड़बड़ दी हुई है तो उसको देख के आप बता सकते हो कि कौन सी डिजीज को ये शो कर रहा है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कई बार कि करना क्या है इसके अंदर, क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। फर्स्ट जो पॉइंट है ना, वो क्या बोल रहा है, टीएच मॉर्गन ने, हम सबको पता है कि ड्रोसोफिला पे काम किया था। उन्होंने क्या देखा, जो येलो बॉडी और व्हाइट आई, येलो बॉडी और व्हाइट आई वो टाइटली लिंक्ड हैं, तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत कम है। क्या मतलब है इस बात का, कि येलो यदि बॉडी है तो उसके साथ व्हाइट आई ही आएगी ड्रोसोफिला के अंदर, क्योंकि ये दोनों जीन बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगी। देखो येलो बॉडी हो, समझो ध्यान से, येलो बॉडी हो और व्हाइट आई हो, दोनों इकट्ठे करेक्टर्स आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ज्यादा लिंक्ड हैं जीन्स, इसीलिए ये अलग नहीं हो सकते। रिकॉम्बिनेशन इनका होना थोड़ा सा मुश्किल है, हो तो जाएगा, बहुत कम चांसेस होंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही रहेगा। वाइल व्हाइट आई विद मिनिएचर विंग, छोटे विंग्स हैं और व्हाइट आई है, इसके रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। व्हाइट आई किसी और करेक्टर में, यानी कि बड़े विंग्स के साथ भी आ सकती है, छोटे विंग्स के साथ भी आ सकती है। इनका अलग होना इजी है क्योंकि ये ज्यादा लिंक नहीं होती, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस यहां पे ज्यादा है एज कंपेयर टू येलो बॉर्डर्ड व्हाइट आई। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब एक लास्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है, दैट इज थैलेसेमिया जो है, दैट इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। क्वांटिटी हमने बताई वहां पर कि भाई 1 चेन इन्फेक्टेड है, 2 चेन इन्फेक्टेड है, 3 चेन इन्फेक्टेड है, 4 चेन इन्फेक्टेड है। नंबर ऑफ चेन जितने भी इन्फेक्टेड होंगी, अफेक्टेड होंगी, उतना ज्यादा आपको थैलेसेमिया होगा। लेकिन सिकल सेल एनीमिया की मैं बात करूं, देखो डिसऑर्डर दोनों एक जैसे हैं। सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी जो आपका आरबीसी का साइज है, शेप है, वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के साथ बाउंड नहीं कर पाती। सेम इधर होगा, यहाँ पे आपकी चेन ही प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से ऑक्सीजन बाउंड नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं दोनों डिजीज के अंदर ऑक्सीजन बाउंड नहीं कर पाती, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है। लेकिन डिफरेंस कहां पर है, थैलेसेमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम एंड सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, यानी कि हीमोग्लोबिन तो बना लेकिन उसकी क्वालिटी खराब है, उसका शेप होना चाहिए था बाइकॉनकेव, और कैसा मिल गया, सिकल सेल एनीमिया। और यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ चेन्स कम है, क्वांटिटी कम है, ऑक्सीजन बाउंड कम हो पा रहा है, हीमोग्लोबिन की चेन्स जो है वो कम हो पा रही है। समझ आ रही है।